हेलो बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, हम क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इससे पहले ये जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक, अपने ही टाइप का नया इंडिविजुअल बनाता है। क्यों बनाता है? जिससे कि उसकी उस स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी अर्थ पर मेंटेन रहे, बनी रहे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, 100-200 साल में वो अर्थ से गायब हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन अपनी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप। ठीक, ऐसी प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक, क्यों बनाता है? इस अपनी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ये हो गया रिप्रोडक्शन। ठीक, अब दो क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा नया इंडिविजुअल बना रहा है। तो जैसे हम हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हैं या हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं? तो हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं। हमारे अंदर हमारे पापा की, मम्मी की सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट ना तो पापा की तरह हैं ना मम्मी की तरह हैं, लेकिन सिमिलरिटीज़ हैं। चाहे वो स्ट्रक्चर में हो, फंक्शन में हो, मतलब हम कैसे दिखते हैं, बाल कैसे हैं, हमारी स्किन कैसी है, स्किन कलर कैसा स्किन कलर कैसा, हमारी आइज़ का कलर कैसा, हमारे हेयर कैसे हैं, ये सब हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, हमारे पेरेंट्स से मैच करता है, या तो हमारी मम्मी की तरह या पापा की तरह, बट हम उनकी तरह एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो रिप्रोडक्शन में डीएनए का एक मेन रोल होता है। ये जैसे जो हम पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ डीएनए की ही वजह से, जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे पापा से, हमारी मम्मी से हमें डीएनए आया है, उस डीएनए की वजह से ही हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। कुछ क्वालिटी हमारे पापा की तरह है, कुछ क्वालिटी मम्मी की तरह है, तो वो सिर्फ डीएनए की वजह से है, क्योंकि डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन पापा मम्मी से बच्चों में आती है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है इसमें? डीएनए का। डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। ठीक, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसा होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में पहुंचाता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचाता है। ऑफ स्प्रिंग्स को हम लोग मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में चाइल्ड को ऑफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। ठीक, तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की, ये बच्चों में कैसे आती हैं? डीएनए की वजह से। डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। ठीक, ये तो हो गया डीएनए की बात। डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ये लिविंग सेल्स के अंदर मिलता है। तो जो लिविंग सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। अब डीएनए के ही साथ कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे
क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और जीन। डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और जीन। तो सबसे पहले हम क्रोमैटिन देखते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? अब जैसे सेल है ये, और सेल के न्यूक्लियस में डीएनए इस तरह से पड़ा रहता है। डीएनए लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जैसे कोई थ्रेड है वो ऐसे ही सेल के न्यूक्लियस में पड़ा है, तो उस टाइम पर हम इसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन क्या है? वही थ्रेड लाइक डीएनए ही है जो सेल के न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम पर यही जो क्रोमोसोम जो ऐसे 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 करके पड़ा है, ये कॉइल्ड और कंडेंस हो जाता है। केवल और केवल सेल डिवीज़न के टाइम पर कॉइल्ड और कंडेंस होके कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारा कॉइल्ड होके। तो डीएनए की कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड फॉर्म जो होती है, जो केवल सेल डिवीज़न के टाइम पर मिलती है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन तो हो गया कि जो न्यूक्लियस में वही डीएनए पड़ा है, उसको हमने कहा क्रोमैटिन। लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम पर यही क्रोमैटिन या डीएनए कॉइल्ड हो जाता है और कंडेंस्ड हो जाता है, तब हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम समझ लिया। अब जीन क्या होता है? तो जैसे ये है डीएनए। डीएनए पे क्या बोला कि अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड के रूप में होती है, मतलब कोड की फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कोड है यहाँ पर ABCD, ठीक, ये यहाँ पर कोड है, फिर इस पार्ट में कोड है ABCD या कोई भी ऐसे करके। डीएनए पे, पूरे डीएनए पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। डीएनए के अलग अलग सेगमेंट पे, अलग अलग पार्ट पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड के फॉर्म में होती है। जिस पार्ट पर इंफॉर्मेशन होती है उस पार्ट को हम जीन कहते हैं, ठीक। जैसे ये पूरा डीएनए है, इस पर इस पार्ट में है इंफॉर्मेशन, इस पार्ट में है इंफॉर्मेशन, तो इस पार्ट को हम जीन कहेंगे, इस पार्ट को जीन कहेंगे, ठीक। समझ में आ गया कि ये पूरा एक डीएनए है, इस पे यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, पूरे डीएनए में नहीं है। तो जिस पार्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर और यहाँ पर, इस पार्ट को हम जीन कहेंगे, ठीक। जीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये वर्ड क्लियर हो गए, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और जीन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए का रोल, रिप्रोडक्शन में हम डीएनए का रोल देख रहे हैं। तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का एक बेसिक इवेंट होता है डीएनए की कॉपी बनना। जो भी रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में डीएनए ही तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। तो कैसे जाता है? जो पेरेंट होता है वो अपने ही जैसे एक नया डीएनए बनाता है, ठीक। चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एक डीएनए है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, यानी कि दो डीएनए बनेंगे। फिर जो नया डीएनए होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनती है, वही न्यू इंडिविजुअल में यानी ऑफस्प्रिंग में भेजी जाती है। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की कॉपी बनना। डीएनए की कॉपी बनने को ही हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेप्लिका बनती है यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, जैसे ये डीएनए है, यहाँ पर कोड था ABCD, रेप्लिकेशन होके एक नया डीएनए बन रहा है, तो क्या यही कोड रहेगा ABCD? ऐसा नहीं होता है, नहीं। जो नया कोड होगा वो ACDB, मतलब कुछ भी हो सकता है, रहेगा यही ABCD, लेकिन इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, नया डीएनए डुप्लीकेट कॉपी बनती है, तो जो इन्फॉर्मेशन का सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि जितनी भी लिविंग जो रिएक्शन होती हैं, ये कोई भी बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होती है, इनमें एरर्स मिलती है, इसीलिए इनके सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। जब सीक्वेंस में चेंज हो गया और यही नया वाला डीएनए ऑफस्प्रिंग में गया, तो क्या होगा?
नया जो कुछ चेंजेस आएंगे, इसी वजह से हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सेम कॉपी नहीं होते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हमने रेप्लिकेशन देख लिया। अब रेप्लिकेशन में ही एरर की वजह से या इसके सीक्वेंस में जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से चेंजेस आते हैं जो वेरिएशन कॉज करते हैं। ठीक, वेरिएशन कैसे होते हैं कि जो डीएनए में चेंज हो रहा है, डीएनए के इंफॉर्मेशन में जो चेंज हो रहा है, एरर हो रही है या सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, इसी वजह से वेरिएशन। पेरेंट्स से हम कैसे डिफर हैं? क्योंकि हमारे जब ये डीएनए की कॉपिंग हुई, रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिका बनी, तो बिल्कुल पेरेंट की तरह ही सीक्वेंस नहीं आया, कुछ चेंज हो गया। इसीलिए हम पेरेंट से अपने थोड़े से अलग हैं, सिमिलर हैं बट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो ये हो गया रेप्लिकेशन। यही वेरिएशन जब धीरे धीरे ज़्यादा होता जाता है तो ये इवैल्यूएशन कॉज करता है। डीएनए कॉपिंग में जो चेंजेस होते हैं तो वो वेरिएशन कॉज करते हैं, और वेरिएशन ही इवैल्यूएशन कॉज करता है। अब अभी से हम लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे तो नहीं थे, हमारा इवैल्यूएशन एप से हुआ है। ठीक, लाखों करोड़ों साल पहले हम एप्स थे, लेकिन इवैल्यूएशन की वजह से धीरे धीरे वेरिएशन होते गए, फिर इवैल्यूएशन हुआ, तो इवैल्यूएशन से ही हम आज ऐसे हैं। ठीक, ये हो गया इवैल्यूएशन। तो हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी, रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन में डीएनए का क्या रोल है। मेन रोल डीएनए का ही है। ठीक, रिप्रोडक्शन। अब इस रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेजर डिफरेंस होता है वो एक पेरेंट या दो पेरेंट का होना होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब एक पेरेंट ही होता है तो आप लोग बताइए क्या कुछ चेंजेस होंगे? चेंजेस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक पेरेंट था उसी में से कहीं से कुछ टूट गया या कुछ अलग हुआ, मान लो ये अलग हो गया, अब यही डेवलप होके पूरा ऐसा ही इंडिविजुअल बना लेगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हो पाता है। जैसे कोई रेड कलर है, रेड कलर का कोई धागा है, टूट के वो रेड कलर का ही पूरा बना लेगा, उसमें कुछ मिक्स मैच हो ही नहीं रहा है, कुछ ऐड हो ही नहीं रहा है नया, तो वो नया नहीं बनता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए इंडिविजुअल बनते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं, उनमें चेंज नहीं होता है, कोई वेरिएशन नहीं आती है। जब वेरिएशन चेंज नहीं होता है, वेरिएशन नहीं आती है, तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम इवैल्यूएशन के बारे में भी नहीं सोच सकते, इवैल्यूएशन भी नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखें 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 टाइप के डीएनए मिल रहे हैं तो नया बनेगा। तो इनमें जो है जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से अलग होता है। ठीक, जैसे एक रेड कलर है, एक येलो कलर है, दोनों के डीएनए मिक्स होंगे आके, तो रेड भी बन सकता है, येलो भी बन सकता है, ऑरेंज भी बन सकता है। ठीक, तो ये नया बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए टाइप का नया बनता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बनेगा, सिमिलर होगा पेरेंट से लेकिन कुछ नया बनता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है, नया बनने के चांसेस नहीं होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जो लोअर एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, प्रोटिस्ट हुए या बैक्टीरिया, फंजाई, सम प्लांट्स, इनमें होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, प्लांट्स में होता है, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो हमारी एनसीईआरटी में है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप? फिजन, फर्स्ट वन इज फिजन, सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज रीजनरेशन, फोर्थ वन इज बडिंग, फिफ्थ वन इज स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन 6 टाइप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है। यही 6 टाइप हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिजन को ही हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक,
बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब टू, जब एक इंडिविजुअल दो पार्ट में टूटा, मतलब उससे दो बने, तो उसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन, जब वो कई सारे मतलब कई सारे इंडिविजुअल बनाता है, तो उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। ऐसे फ्रेगमेंटेशन, मतलब कोई फ्रेगमेंट बना, उससे नया इंडिविजुअल बन गया। रीजनरेशन में भी होता है कि पार्ट रीजनरेट होकर नया पार्ट बना लिया, फिर बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल। नेचुरल होता है प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आर्टिफिशियल हम कैसे करते हैं? कटिंग हुआ, ग्राफ्टिंग हुआ, लेयरिंग हुआ या टिश्यू कल्चर, इस तरह से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। अब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में, एनिमल में, बर्ड्स में और मतलब प्लांट्स में, सब में होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे ह्यूमन में पढ़ेंगे और फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो में पढ़ेंगे, ह्यूमन में और फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक, आगे के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।